हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2 पर। क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट, ध्यान देना, क्वेश्चन दिया रहेगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि प्रूफ करिए कि जो √5 है वह आपकी इरेशनल क्या है, नंबर है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। और याद देखो √5 वाला हर साल एग्जाम में पूछ रहा है, 2025 के भी एग्जाम में सेक्शन बी में बच्चों 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब की बार भी हर एक सेट में, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बच्चा आपका √5 वाला इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया था। 2024 2023 लगातार आपका √5 वाला पूछ रहा है, इसलिए बेटा ठीक है। और 2025 और 26 के सेशन में भी पूछा जाएगा, इस बात की श्योरिटी है, इसलिए इसको आप आराम से देखिएगा। सुनो, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रूव दैट जो √5 है वह क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है भाई कि इसको इरेशनल प्रूव करना है और हम लोग इसके अगेंस्ट √5 को रेशनल मान के काम करेंगे। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ठीक है, कि कंट्राडिक्शन एराइज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि रेशनल मानने से, इसलिए हमको लास्ट में बोलना पड़ेगा भाई कि √5 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। इसी मेथड को हम लोग, इसी प्रोसेस को कंट्राडिक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग करके देखते हैं। सुनो, बोर्ड एग्जाम में देखो लिखना कैसे है, ठीक है, यही प्रक्रिया आपको सीखने, लिखना कैसे है, ठीक है भाई। इसको प्रूफ करेंगे तो लिखित फॉर्म में प्रूफ करना होगा, वो सारी प्रक्रिया आपको सीखनी होगी। तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, करेक्ट मेथड, ठीक है, लिखना सिखा रहा हूं, कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। आओ सुनो, सबसे पहले आप मानोगे, ध्यान देना, लिखोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, इफ पॉसिबल, ठीक है, सबसे बेस्ट स्टेप आपको बता रहा हूं, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो सके, लेट मैंने मान लीजिए, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। यदि संभव हो सके तो मान लीजिए √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा ऐसे, पहला स्टेप ऐसे ही लिखना है, इफ पॉसिबल, फिर लिखोगे कामा, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, फिर आगे लिखोगे बेटा एंड, क्या लिखोगे, एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, बी a/b। और आप मान लोगे कि, मान लिया जाए कि भाई √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो मान लो कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वह a/b होगा। फिर कामा देके वेयर, अब a और b को मेंशन कर दो कि a और b हैं क्या। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इस सिंपल सी बात है कि ए बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब कि ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। वेयर ए एंड बी लिखना पड़ेगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स बच्चों, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, फिर लिखोगे हैविंग इंटीजर्स, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक, अदर देन, ठीक, 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात आपको बेटा लिखनी ही पड़ेगी। सुनो, ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने a/b को जानते हो क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में माना है। जो a/b रेशनल नंबर माना है √5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में माना। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बेटा ये होता है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, ठीक है, अर्थात ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। आप चाहे ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते थे कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। लास्ट में हम ये प्रूव कर देते कि ए और बी को प्राइम नहीं है। इसका मतलब कि हमारा √5 को रेशनल मानना ही एजम्पशन, √5 को एजम्पशन करना कि वो रेशनल है, ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब √5 रेशनल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, इरेशनल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ए बी को आप को प्राइम मानो या सिंपल इसको को प्राइम, कोई दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो लास्ट में ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है, इसी लाइन का लास्ट में कंट्राडिक्शन एराइज होने लगेगा। इसका मतलब कि ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल। अपनी बातों को मैं रखूंगा आगे चल के, वो सारी कहानी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए बी इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन। इसका मतलब यही है भाई कि एक के सिवा ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब ए और बी असल में को प्राइम है, ठीक है।
अब लिखोगे, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, अब लिखोगे नाउ। क्या लिखोगे बच्चा? नाउ लिखोगे। नाउ लिखने के बाद आपको ना, आपने देखा था कि √5 को a बाई बी के फॉर्म में माना था, आपने a बाई बी को a बाई बी के फॉर्म में माना था। बात समझना, √5 को आपने माना है कि रेशनल नंबर है, वो किसके इक्वल है? a बाई बी के इक्वल है, तो हमने a बाई बी के इक्वल मान दिया। ठीक है, अगर आप लोग ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना भी चाहते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं ऊपर ही लिख चुका हूं कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब भाई ए और बी को ही प्राइम, ए बी को प्राइम का मतलब कि दो ऐसे नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं हो, अगर वहां पर लिख चुके हैं तो यहाँ पर लिखने की या मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो, √5 को हमने a बाई बी के इक्वल माना था, अब क्या करोगे? उसके इक्वल लिख दोगे। अब यहाँ पर जो अगला स्टेप है बच्चों, आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। आओ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद इधर का स्क्वायर करोगे तो a बाई बी का क्या हो जाएगा? इधर देखो होल स्क्वायर, या कर ही दो √5 का स्क्वायर लो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रोसेस है। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस को बच्चा आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से चलना है। ठीक है, तो दोनों तरफ के स्क्वायर कर दोगे तो भाई √5 का स्क्वायर सबको पता है कि 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा a स्क्वायर और अपान के क्या हो जाएगा? अब b स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। अब बात समझो, इसके अपान 1 मान के आप क्या कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5 इंटू बी स्क्वायर। देख लो भाई, a स्क्वायर का 1 में करोगे a स्क्वायर, 5 का b स्क्वायर में करोगे 5 इंटू बी स्क्वायर। अब इसको बेटा आप लोग इक्वेशन क्या मान लेना? फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग मान लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब बात समझना, अब थोड़ा सा जरा समझो कि a स्क्वायर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, a स्क्वायर किसके इक्वल है? 5 इंटू बी स्क्वायर के। बात समझना, मैं थोड़ा सा इधर समझा रहा हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। a स्क्वायर किसके बराबर है? 5b स्क्वायर के। अगर मैं यहां पर लिख दूं बेटा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपन के 5 लिख सकता हूं, कहोगे सर लिख सकते हैं भाई, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर अपन के 5। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो a स्क्वायर है बेटा इस प्राइम नंबर 5 से क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? कहोगे सर 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन के रूप में क्या दिया हुआ है? वो b स्क्वायर दिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर? बोलो, लिख सकता हूं क्या 5 डिवाइड्स a स्क्वायर? यहां से देखो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था, 5 को हमने नीचे कर दिया तो a स्क्वायर अपान की 5 इक्वल b स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई a स्क्वायर में 5 का डिविजिबल हो रहा है तो क्वेश्चन कितना मिल रहा है? b स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब कि 5 किसको? a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है। देखो जो 5 है a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड्स कर रहा है। देखो यहां से देख सकते हो कर ही रहा है, क्योंकि देखो a स्क्वायर किसकी इक्वल है? 5b स्क्वायर के इक्वल है। और सुनो, अब 5b स्क्वायर बेटा 5 से अगर डिविजिबल होगा तो 100% 5 क्या होगा? 5 क्या करेगा? a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 5b स्क्वायर 5 को क्या 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 डिवाइड्स करेगा 5b स्क्वायर को। ठीक है, अब 5b स्क्वायर ही किसके इक्वल है? a स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि 5 a स्क्वायर को भी डिवाइड्स करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसको समझाने के लिए मैं आपको ठीक है इधर समझाया। अब बात समझना, थोड़ा सा रीजन लिखना पड़ेगा क्यों 5 a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा। आप लिखो कि जो 5 है बेटा डिवाइड्स कर रहा है 5b स्क्वायर को। देखो 5b स्क्वायर में 5 का डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, और तुमको पता है कि बेटा जो है आपका 5b स्क्वायर, ठीक है इधर एंड लिख देना, एंड जो 5b स्क्वायर है वह किसके इक्वल है? कहोगे सर a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 5b डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को। बहुत ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं। 5b स्क्वायर ठीक है 5 से क्या है? डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दो। क्यों? क्योंकि 5b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स किसको करेगा? a स्क्वायर को भी करेगा। मैंने समझा दिया, अपनी बातों को रख दिया। आशा करते कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझना, तो यहाँ पे देखो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी हम लोग थ्योरम 1.2 पढ़े थे कि अगर 5 कोई प्राइम नंबर है वह किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% ये जो 5 प्राइम नंबर है इस इंटीजर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब इसको आप लोग
इसको आप लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2। और आपने जस्ट अभी पढ़ा कि भाई देखो 5, देखो 5, ठीक है, किसी इंटीजर ए को डिवाइड कर रहा है। देखो 5 किसी इंटीजर ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 100% सी कोई इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां सी क्या होगा, एक इंटीजर होगा और सी इज नथिंग बट कोसेंट। देख लो भाई, ए में जब 5 के डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 100% सी एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर सी कोई क्या होगा, किसी भी इंटीजर के लिए ये आपका ट्रू होगा। तो देखो 5 डिवाइड्स ए, इसका मतलब लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5 इंटू c, वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहां पर c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, c क्या होगा, कोई भाई इंटीजर होगा, ऐसे वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है, जहां c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब बात समझना सब, अब बात समझना। अब देखो, अब a की वैल्यू 5c इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट करनी। इतना करने के बाद a की वैल्यू 5c इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहाँ है फर्स्ट, इसमें पुट कर देना। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर, देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो जहां भी a होगा वहां पर 5c रख दो। देखो यहाँ पर a है, यहाँ 5c रख दो, तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5b स्क्वायर। 5 के स्क्वायर करो तो 25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के, 5b स्क्वायर। काटो, 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, तो क्या मिला, 5 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, b स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 5c स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा। यहाँ पर देखो आया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया, या c स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कहोगे सर b स्क्वायर अपान के 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी देखो b स्क्वायर किस 5 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बच्चों लिख सकते हैं ये जो 5 है डिवाइड्स करेगा b स्क्वायर को। क्यों डिवाइड्स करेगा, देख लो, ठीक है, जो 5 क्या डिवाइड्स किसको कर रहा है, b स्क्वायर को, तभी ना क्वेश्चन यहाँ पर c स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रीजन लिखना है तो ब्रैकेट में रीजन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा जो 5 है डिवाइड्स कर रहा है 5c स्क्वायर को। देखो 5c स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है ना, और आपको पता है कि जो 5c स्क्वायर है वह किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, b स्क्वायर को इक्वल है। इसका मतलब कि b स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, अर्थात 5 क्या करेगा, b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 5c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5c स्क्वायर एग्जैक्टली किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब कि 5 b स्क्वायर को भी क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मैंने आपको यहाँ भी समझाया, ठीक है, समझने का अलग अलग तरीका बेटा, बस समझने की चीज है, रट्टा नहीं मारो, समझो चीजों को तो फिर स्टेप लिखना आसान हो जाएगा। अच्छा, 5 कोई प्राइम नंबर है, वह क्या किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 5 प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड करेगा। अगर रीजन लिखना है तो आप लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, यूजिंग THEOREM, यूजिंग थ्योरम 1.2, यही रीजन लिख दीजिए। और यहाँ भी वही रीजन लिखेगा, 5 किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग यूजिंग थ्योरम, यूजिंग THEOREM, यूजिंग थ्योरम 1.2, आप यहां भी लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 1.2। अगर नहीं लिखना तो आप कैसे लिख सकते हो, लिख देना, ठीक है, 5 इज द प्राइम नंबर और 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसको लिखना थोड़ा सा लंबा होगा, क्या लिखोगे, ठीक है, 5 इज द प्राइम नंबर तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन इतना लंबा लिखने हम क्यों जाए, सबसे अच्छा है कि ये थ्योरम 1.2 ही है, इसलिए आप लिख दो यूजिंग थ्योरम 1.2। 1.2 थ्योरम का 1.2 थ्योरम का प्रयोग करते हुए मैं लिख सकता हूँ, यदि 5 कोई प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 100% प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड कर देगा। बस रीजन लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, 5 डिवाइड्स जो b है इस वाले को आप मान लेना इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। अब सुनो बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट इसको माना हो, सेकेंड इसको
और थर्ड इसको। मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन सेकेंड, ये वाला सेकेंड और ये वाला थर्ड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या लिखा है, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए, 5 बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी। मैंने आपको बताया इस सिंबल का मतलब, जो ऐसे देखो जो सिंबल्स लिख रहा हूं देखो, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए, इस डिवाइड्स ए डिवाइड्स का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। ऐसे एक जो लाइन खड़ा कर रहा हूं ऐसे 5, इस लाइन का मतलब होता है बेटा डिवाइड्स, 5 डिवाइड्स ए। आप इस लाइन को ना खींच करके आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, 5 इसके जगह लिख देना डिवाइड्स ए, मतलब मेरे कहने का मतलब आप ऐसे भी डिवाइड्स लिख दो, 5 डिवाइड्स ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है सिंबल के फॉर्म में लिखना, 5 डिवाइड्स ए, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, आपकी मर्जी, 5 डिवाइड्स ए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर बच्चा सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या मिल रहा है कि 5 क्या ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्या बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो 5 हो गया, ए और बी का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। भाई ए जो है 5 से भी डिविजिबल है, बी जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, माने ए और बी दोनों 5 से कट रहा है। और ऊपर क्या आपने माना था कि ए बी जो है इंटीजर से हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बात समझिए, कॉन्ट्रडिक्शन इराइज कैसे हो रहा है, कैसे आपको पता चला कि कॉन्ट्रडिक्शन इराइज हो रहा है। हम तो यही जानते थे, अभी तक हम लोग यही मान के चल रहे थे कि ए बी का जो कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं है, एक के सिवा नहीं है। यहां पर क्या आने लगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या आने लगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आने लगा बच्चों, 5 आने लगा। हम तो मान के चले थे भाई कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं है। यहां पर ए और बी का कॉमन फैक्टर इक्वेशन 2 और 3 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, 5 दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। यहां पर किसका विरोध हो रहा है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहां पर इस लाइन का, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर कंट्रडिक्शन एराइज होने लगा। कंट्रडिक्शन एराइज क्यों हुआ, √5 को रेशनल मानने से। इसका मतलब √5 रेशनल नहीं होगा, होगा क्या, इरेशनल। इन्हीं सब सारी बातों को लिखित रूप में अभी लिख करके हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ठीक है, लिख के हम लोगों को शो करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिखने जा रहा हूं, लिखूंगा, लिख के शो करूंगा, लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से लिखोगे वी ऑब्टेन, लिखोगे बेटा वी ऑब्टेन दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ध्यान देना, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। भाई इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपने क्या ऑब्टेन किया कि जो 5 है बच्चा, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर। उसी बात को बेटा मैं लिखित रूप में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इतना लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद, ठीक, आपने देखा कि 5 क्या ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट ये लाइन जो है भाई, ठीक है, बट लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लिखोगे बट दिस contradicts the fact that A and B having no common factor other than 1, ठीक है, देन 1। भाई ये 5 क्या है, ए और बी का, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ये लाइन किसका विरोध कर रही है कि भाई, ये लाइन विरोध कर रही है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के, ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसका ये 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ए और बी का। इसका मतलब इस लाइन का बेटा, ठीक है, ये जो नीचे लाइन लिखा हूं, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इस लाइन का ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है, विरोध कर रही है। विरोध का मतलब मतभेद पैदा यहाँ पर हो रहा है। देखो भाई, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम लोग तो मान के चले थे कि ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखने के बाद हमको पता चला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का, जो हम लोग ऊपर देखो स्टेटमेंट लिखे थे, ऊपर हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे कि ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस स्टेटमेंट का बताओ, ठीक है, ए वाली लाइन विरोध कर रही है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर कर रही है। हमने तो माना था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा नहीं होगा, लेकिन ए वाली जो लाइन है,
क्या बोल रही है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। इस लाइन का बेटा, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हमारा शुरू में लिखे थे, इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अच्छा, विरोध कर ही क्यों रही है, क्योंकि हमने, ठीक है, √5 को, ठीक है, इरेशनल के बजाय उसके अगेंस्ट हमने रेशनल मान लिया था, इसीलिए ऐसा कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। तो थोड़ा सा आगे लाइन लिखोगे, आगे आपको लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, द कंट्रडिक्शन एराइजेस लिखोगे, सो द contradiction arises by assuming √5 is a rational। ठीक है भाई, कंट्रडिक्शन एराइज हो ही क्यों रहा है, क्योंकि √5 को रेशनल मानने से ही कंट्रडिक्शन एराइज हो रहा है। ठीक है, अगर √5 को रेशनल अगर नहीं माने होते तो कंट्रडिक्शन एराइज नहीं होता है, लेकिन √5 को हमने रेशनल मान लिया, तो रेशनल मानने की वजह से ही ऊपर ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा 5 आ रहा। कंट्रडिक्शन एराइज होने के पीछे रीजन नहीं है कि हमने √5 को रेशनल मान लिया था, तो कंट्रडिक्शन एराइज होने के पीछे एक रीजन यही है कि हमारा √5 को क्या रेशनल मानना ही कंट्रडिक्शंस पैदा कर रहा है। इसका मतलब लास्ट में आपको हेंस बोलना पड़ेगा कि हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि √5 रेशनल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, एक इरेशनल नंबर होगा। √5 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इतनी बातें लिख करके बस लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इतनी बात आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखित रूप में सब कुछ दिखाना है तो लिखना पड़ेगा। स्टेप थोड़ा सा एक दो बार समझ लेंगे, एक दो बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिवीजन कर